लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के बीच का डिफरेंस समझा था। रीइंफोर्समेंट जो कि दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। इसी तरह पनिशमेंट भी दो टाइप से हम लोगों ने समझा है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वो होता है जहाँ पर हमारी चाहत होती है कुछ करने की। We are very desirable to do something, to find, to get something like food or you know games, playing any sports, what do you like, or some TV series you can say. So it's positive reinforcement होता है वो, जहाँ पर फिर नेगेटिव इन्फोर्समेंट के बारे में समझा था, जिसमें नेगेटिव इन्फोर्समेंट का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर वी डोंट वांट दैट थिंग, वी हेटिंग, वी डोंट वांट इट। ओके, सो वो होता है निगेटिव इन्फोर्समेंट, मतलब दिल से नहीं चाहना कि वो आपको नहीं चाहिए। अगर आपको वो चीज़ मिल रही है, जैसे कोई नॉइज़ है, पर्टिकुलर नॉइज़ है, वो आपको इरिटेट कर रही है, पर्टिकुलर स्मेल है, वो आपको इरिटेट कर रही है, यू वांट टू गो फार अवे फ्रॉम दैट थिंग। ओके, स्केप स्केप होना चाह रहे हो वहाँ से, वो होता है निगेटिव इन्फोर्समेंट। देन पनिशमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इन्फोर्समेंट होता है जो हम लोग खुद बाई आवर ओन होता है, और जो पनिशमेंट होता है वो कोई और हमें दे रहा है, समवन एल्स। ठीक है ना। तो पनिशमेंट डेफिनेटली अनडिज़ायरेबल ही होता है, लेकिन पनिशमेंट भी दो टाइप के होते हैं। एक पनिशमेंट ऐसा होता है जहाँ पर अनडिज़ायरेबल, आपको बहुत अनडिज़ायरेबल लगता है, ठीक है ना, तो वो डेफिनेटली तभी तो पनिशमेंट होगा, बिकॉज वो अनडिज़ायरेबल है। वो अनडिज़ायरेबल चीज़ है, बट टू मेक इट टू टू फाइंड सम पॉजिटिव रिज़ल्ट, कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट पाने के लिए जो पनिशमेंट हम दे रहे हैं वो होता है पॉजिटिव पनिशमेंट। ठीक है। जैसे कि समवन इज़ नॉट स्टडिंग वेल, ओके, इज़ केयरलेस, इज़ नॉट स्टडिंग, तो हम टीचर्स क्या करते हैं, उसको पनिशमेंट देते हैं कि आप खड़ा करा दिया, बाहर रुका दिया क्लास के। तो वो पनिशमेंट क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए दे रहे हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस हमें मिल जाए। आपके लिए अनडिज़ायरेबल तो है, क्योंकि पनिशमेंट इसलिए अनडिज़ायरेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ टू गेट समथिंग पॉजिटिव इन फ्यूचर, वो पनिशमेंट हमें दी जाती है, और हमें तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस के लिए आगे चलकर वी नीड इट दैट। ओके। तो देखो बिहेवियर आउटकम, देखो इससे क्या आ रहा है। बिहेवियर आउटकम ये आ रहा है कि ऑर्गेनिजम्स लर्न टू सप्रेस रिस्पॉन्सेज दैट लीड टू अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। तो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग और एनी स्पेसी सीखते हैं ज़बरदस्ती, सप्रेस रिस्पॉन्सेज, ज़बरदस्ती सीखते हैं टू लीड टू अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज। उसके जो इफ़ेक्ट होते हैं हमारे मूड के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर, वो अनप्लीजेंट होते हैं, क्योंकि हमें नहीं अच्छा लगता है पनिशमेंट। वी डोंट लाइक इट, वी डोंट लाइक द पनिशमेंट, तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो वो जो हमारे ऑर्गेनिज्म को ऐसा फील होता है कि हमें दबाया जा रहा है और ये हमें ज़बरदस्ती की जा रही है। ठीक है, इन पॉजिटिव पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट का मकसद यही है कि वी वी आर मेकिंग यू समथिंग लाइक दैट विच यू डोंट लाइक, तभी तो पनिशमेंट होगा। वरना अगर जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तो पनिशमेंट कहाँ हुआ? समथिंग वी आर डूइंग और समवन is giving any application like which you like it, that is not punishment। पनिशमेंट नहीं हुआ तुम्हारे लिए, तो पनिशमेंट का मतलब ही यही हुआ कि अनप्लेजेंट। पनिशमेंट मतलब ही हुआ कि तो जो तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है, अगर हमें पता है कि ये तुम्हें नहीं पसंद है और हमें आपको पनिशमेंट देना है, और हमें पता है आपकी वीकनेस ये है कि दिस यू डोंट लाइक, दिस टाइप ऑफ वॉइस यू डोंट लाइक, दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू डोंट लाइक, तो हम लोग वो देंगे आपको, बिकॉज यू आर नॉट लाइकिंग इट। जैसे कि आप आगे चल के वो मिस्टेक मत करो, तो डेफिनेटली अनप्लीजेंट ही हुआ ना वो। पनिशमेंट का मतलब ही यही हुआ। और पॉजिटिव पनिशमेंट का, नेगेटिव पनिशमेंट क्या है? लॉस और
पोस्टपोनमेंट ऑफ डिज़ायरेबल स्टिमुलस, जैसे वीकेंस responses that lead to loss of postponement of stimulus, that is organism learn to suppress responses that lead to loss or postponement of desire stimulus। तो जो हमारी डिज़ायर्स होती है, मतलब निगेटिव पनिशमेंट में ऐसी पनिशमेंट तो पसंद नहीं है आपको, दैट इज़ ओके, दैट इज़ फाइन, बट ऐसी पनिशमेंट जहाँ पर आउटपुट जो है वो भी अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट, यहाँ पर हम ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम यू वोंट रिपीट द मिस्टेक, बट इन नेगेटिव पनिशमेंट विच इज़ टोटली अनडिज़ायरेबल आउटपुट पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट इनपुट पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट तुम्हारे बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आउटपुट आपका आगे चलकर बुरा आ रहा है, ऐसी पनिशमेंट, जैसे कि हम ज़बरदस्ती किसी को परेशान कर रहे हैं, ज़बरदस्ती किसी को पनिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा जो होता है, ऐसी पनिशमेंट बचपन से, जैसे ना नर्चरिंग आपने अच्छी नहीं की बच्चों की, बात बात पे चिल्लाना, डांटना, तो आगे चल के बच्चा क्या होता है कि वो जो होता है ना ओवर रोक टोक हो, कह सकते हो आप, कुछ ज़्यादा रोक टोक, बात बात में चिल्लाना, गुस्सा करना, कुछ ऐसे टॉक्सिक पेरेंट्स होते हैं। देखो ये दुनिया है, यहाँ पे हर तरीके के लोग मिलते हैं आपको, ठीक है, अच्छे भी हैं, तो कहीं पर नर्चरिंग कुछ पेरेंट्स गलत भी करते हैं बच्चों की, ये होता है। तो ऐसे होते हैं निगेटिव पनिशमेंट जहाँ पर रिज़ल्ट अच्छा, पनिशमेंट भी है और लेकिन रिज़ल्ट उसका आउटकम अच्छा नहीं आ रहा है फॉर द लॉन्ग टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग के सम बेसिक प्रिंसिपल। सो इन क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑर्गेनिज्म लर्न एसोसिएशन between stimuli. Certain stimulus event predict the occurrence of others that naturally trigger a specific response. As I told you कि क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या होता है, पहले स्टिमुलेशन दिया जाता है। क्लासिकल कंडीशन में क्या होता है, पहले स्टिमुलेशन दिया जाता है, उसके बाद उसका आउटपुट आता है, जैसे कि मैंने बेल और डॉग वाला एक ये बताया था एग्जाम्पल। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था रैट और लीवर का, कि पहले लीवर वो दबा रहा था ग्रीन कलर का, तो उससे फूड आ रहा था, रेड लीवर से नहीं आ रहा था फूड, तो वो एक उसने पहले वर्क किया, उसके बाद उसका आउटपुट आया। तो जहाँ ऑपरेंट कंडीशनिंग वहाँ वो होती है जहाँ पर मोटिवेशन आउटपुट करने के बाद मिले, वो होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग, है ना। बच्चों का जैसे कि हमने पहले मोटिवेट किया कि रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो आपका नाम हो जाएगा, तो उसके आपको रिवॉर्ड मिलेगा, लोग रिकग्नाइज़ करेंगे आपके एफ़र्ट को, तो पहले स्टिमुलेशन तैयार किया गया, तो वो मोटिवेट हुआ और ही वर्क हार्ड, ही गॉट ए गुड रिज़ल्ट। तो पहले क्या हुआ, इन्वायरमेंट हमने क्रिएट किया और बाद में उसको रिज़ल्ट मिला, इट्स कॉल्ड क्लासिकल कंडीशन। बट इन ऑपरेंट कंडीशन व्हेन ही गॉट द रिज़ल्ट, देन उसने देखा रहे रिज़ल्ट मिलने के बाद सब लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बाद में वो मोटिवेट हो रहा है। तो मोटिवेशन बाद में होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में। तो बेसिक प्रिंसिपल यही है इसके। इन ऑपरेंट कंडीशन, इन कॉन्ट्रास्ट, द ऑर्गेनिज्म लर्न एसोसिएशन बिटवीन पर्टिकुलर बिहेवियर एंड द कॉन्सिक्वेंसेज दैट फॉलो देम। कॉन्सिक्वेंसेज से वो सीखता है जब उसके इम्पैक्ट पड़ते हैं, जब उसका रिजल्ट आता है। एडिशनली द रिस्पॉन्स इन्वॉल्व इन ऑपरेंट कंडीशनिंग आर मोर voluntary and are imitated by organism in a given environment. In order to understand the nature of this form of conditioning, then we must address two basic questions. क्या questions हैं? Why are certain behavior emitted in the first place? Once they occur, the factor determine the frequency which they are repeated. तो ये दो मेन क्वेश्चन ये है कि पर्टिकुलर बिहेवियर को एमिट क्यों किया गया। सेकेंड ये है कि उसके जो फैक्टर फ्रिक्वेंसीज़ हैं वो बार बार रिपीट क्यों हो रही है।
तो ये एक फॉर्म ऑफ कंडीशनिंग के बेसिक प्रिंसिपल हैं कि बिहेवियर का बदलाव मेनली। तो बिहेवियर का बदलाव कब होता है या बिहेवियर में रिपीटेशन कब होती है? व्हेन वी लाइक समथिंग, लाइक इफ़ जैसे हमें कुछ काम करके कुछ एक अच्छा आउटपुट मिल गया तो वे लाइकिंग इट, या लाइकिंग इट, तो हमें अच्छा लग रहा है और फिर उसको हम रिपीट करेंगे उस बिहेवियर को। तो यही मेन बेसिक प्रिंसिपल होते हैं स्टिमुलेशन या कंडीशनिंग हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है शेपिंग एंड चेनिंग, getting behavior started and then putting it all together. Many of behavior that we perform each day require little conscious effort on our part, but what about new forms of behavior with which we are unfamiliar? How are these behavior initially established? The answer involves a procedure known as shaping. तो शेपिंग का मतलब ये होगा कि किसी के बिहेवियर को खासकर उसका अगर उसके बिहेवियर में कुछ हमें पॉजिटिवनेस चाहिए, ओके, तो उसको हम कुछ इस तरह एफर्ट लगाएंगे, उस तरह मोटिवेट करेंगे कि उसके बिहेवियर को हम शेप देने की कोशिश करेंगे, है ना। देखो जो ईच डे उसका जो बिहेवियर है रिक्वायर लिटिल कॉन्शियस एफर्ट ऑन आवर पार्ट, बट व्हाट अबाउट न्यू फॉर्म्स ऑफ न्यू, तो कुछ एफर्ट हमें लगाना पड़ेगा जिससे कि शेपिंग है हमारा बिहेवियर और अच्छा हो और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बिहेवियर होना चाहिए। इन एसेंस एक्स्ट्रा में शेपिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ए लिटिल कैन eventually go along with the organism undergoing shaping receives a reward for each small step toward a final goal. The target response rather than only for the final response. At first action even remotely resembled the target behavior term successive approach. तो इस पूरे पैराग्राफ में ये दिया गया है कि जो टारगेट हमारा फाइनल जो रिस्पॉन्स है, तो फाइनल रिस्पॉन्स हमें चाहिए जो हमने टारगेट किया हुआ है कि इसका ये रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। जैसे कि रैट और लीवर वाले एग्ज़ाम्पल में कि हमारा फाइनल ये था कि अगर उसको 2 टाइप के लीवर दिए हुए थे, पुशिंग द रेड लीवर ही इज़ नॉट गेटिंग एनीथिंग, बट प्रेसिंग द ग्रीन लीवर ही इज़ गेटिंग समथिंग, तो बाई द फॉलोड बाई रिवार्ड, तो उसको रिवार्ड मिला कि उसने रेड लीवर को दबाया, उसको रिवार्ड मिल रहा है। तो यही होता है शेपिंग द बिहेवियर। तो इसको बार बार वो चीज़ रिपीट कराएंगे तो वंस आफ्टर सम टाइम गिविंग ट्रेनिंग टू देम, शेपिंग देम, उसी को हम कह सकते हैं शेपिंग देम। तो वो उतनी एक्वायर कर लेगा नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, वो एक कंस्ट्रक्ट कर लेगा माइंड में कि हाँ इस मेरा ये बिहेवियर होगा तो हमें ये पलट के आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड शेपिंग। व्हाट अबाउट इवन मोर कॉम्प्लेक्स सीक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर सच एज रूटीन परफॉर्म बाय सर्कस एनिमल्स, दिस बिहेवियर कैन बी कल्टिवेटेड बाय मीन्स ऑफ प्रोसीजर कॉल्ड चेनिंग। तो जो सर्कस के एनिमल्स का बिहेवियर होता है उसको हम बोलते हैं चेनिंग। चेनिंग इसलिए कि वो उनके बिहेवियर, उनको जो भी एक्ट परफॉर्म करना होता है तो सीक्वेंस वाइज परफॉर्म करना होता है, उनको एक चेन दी जाती है। चेन का मतलब एक सीक्वेंस दिया जाता है इन विच ट्रेनर स्टेब्लिश सीक्वेंस और चेन ऑफ रिस्पॉन्सेस, कि जो ट्रेनर होता है अगर वो ये इस तरह इशारा करेगा तो वो वैसा बिहेव करना चाहिए, दूसरी तरफ इशारा कुछ और करेगा उसको दूसरा बिहेव करना चाहिए। तो रिपीटेशन जब होता है उस चीज़ को, तो शेपिंग दे देकर पर्टिकुलर बिहेवियर को शेप देकर अलग अलग एक्शन करा के उसको चेनिंग में कन्वर्ट किया जाता है। तो डेफिनेटली पहले शेपिंग आएगा कि पर्टिकुलर एक्शन को कराना होता है पहले, उसके बाद उसका एक चेन बनाया जाएगा, उसका एक सिस्टम बनाया जाएगा, अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है, इधर जंप मारना है, फिर उधर से उधर जंप मारना है। द लास्ट ऑफ विच रिवर्ड, तो ट्रेनर यूजुअली बिगिन chaining by first shaping of final response. When this response is well established, the trainer shapes responses earlier in the chain, then reinforce them by giving the animal the opportunity to perform the responses that later in the chain. So the last of which produce the reinforcer. So shaping and chaining obviously have important implication for human behavior. For example, when working with beginning student, a skilled dance teacher
और स्काई इंस्ट्रक्टर में यूज़ शेपिंग टेक्निक। तो पहले क्या करेंगे कि जो एग्जांपल के तौर पे अगर कोई क्रिकेटर बनना है किसी को और इज टेकिंग ट्रेनिंग फॉर बैटिंग टेक्निक्स, तो अब जैसे बैटिंग टेक्निक सिखा रहे हैं हम, ठीक है ना। तो पहले हम लोग तो बैट पकड़ना ही सिखाएंगे, बैट ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो ऐसे पकड़ो ना, एक पर्टिकुलर कुछ दिन के लिए बैट रखना पैर के पास, बैट पकड़ना, हैंडल पकड़ना, कितना ज़ोर से उसके प्रेस करना है, तो उसको शेप दिया जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम वो बॉल को फेस करना सिखाएंगे कि यॉर्कर बॉल को कैसे फेस करना है, तो कम से कम 50-100 यॉर्कर की बॉल डालेंगे, 2-3 दिन यॉर्कर बॉल की ट्रेनिंग देंगे, मतलब उसको अब यॉर्कर बॉल की शेपिंग हो रही है उसके बिहेवियर में, उसको फेस करने की, उसको ट्रेनिंग में। फिर बाउंसर की, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बॉल को ऐसे अलग अलग टाइम पर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट के लिए पहले हमने ABCD के बाद ए ही लिखना सिखाया, पूरा पूरा सेट दिया, 50 बार ए लिखो, 50 बार बी लिखो, 50 बार सी लिखो, इस तरह हफ्ता 10 दिन निकालने के बाद उसके बाद उसको चेन पूरा देंगे, ABCD पूरा ही एक से चेन दे देंगे, फिर वर्ड बनाना दे देंगे, तो उसके वर्ड बनाओ, तो वो उसको एक चेन में, यानी पहले शेपिंग के बाद उसको एक चेन सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे कि पहले वो ए लिखना है, उसके बाद ए के बाद बी लिखना है, या ए के बाद एप्पल लिखना है तो डबल पी लिखना है, फिर एल ई लिखना है, तो वो एक चेन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, पूरा सीक्वेंस हमने दे दिया। तो इसी तरह ये एनिमल्स का बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर में हम देखते हैं। और जिस तरह अब ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दिए गए, एनिमल्स के एग्ज़ाम्पल इसलिए दिए जाते हैं कि एनिमल्स के माइंड को जब हम ट्रेन कर सकते हैं तो ह्यूमन माइंड का तो फिर आप देख के ही समझ जाओगे कि कितना फास्ट हो सकता है कंपैरेटिवली, है ना। तो इस तरीके से इनके एग्ज़ाम्पल दिए जाते हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ मैंने यही बता दिया आपको पूरा। अब शेड्यूल्स क्या है रीइंफोर्समेंट का, डिफरेंट रूल फॉर डिलीवरी ऑफ पे ऑफ। थ्रू एक्सपीरियंस you may already realize that under natural conditioning, reinforcement is often an uncertain event. Sometimes a given response yields a reward every time it occurs, but sometimes does not. For example, smiling at someone you don't know may produce a return smile or additional positive outcome. On other occasion, may be followed by suspicious fraud or other rejection. तो sometime आपका जो बिहेवियर है उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव भी मिल सकता है, लेकिन उसका रिस्पॉन्स नेगेटिव भी मिल सकता है। लाइक इफ़ यू आर स्माइलिंग एट समवन, तो इन रिटर्न ही और शी कैन गिव यू बैक स्माइल, और एक नेगेटिव, उसको नेगेटिव रिएक्शन भी वो दे सकता है आपको कि यार आपने स्माइल किया तो उसको लगा, ख़राब लगा उसे। तो ये चीज़ें हैं, ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अच्छे से उसको स्माइल किया है, आपका बिहेवियर अच्छा था, बट रिसीवर जो है वो किस तरीके से ले रहा है ऑल्सो डिपेंड ऑन हिम, राइट। तो यही बोलते हैं शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, रूल्स डिटरमाइनिंग व्हेन एंड हाउ रीइंफोर्समेंट विल बी डिलीवर्ड। तो ये रूल्स हैं कि रीइंफोर्समेंट जो है वो किस तरह डिलीवर हो रहे हैं। तो सम टाइम पॉजिटिव होता है, सम टाइम नेगेटिव होता है। तो कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल क्या होता है कि शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन विच एवरी ऑकरेंस ऑफ ए पर्टिकुलर बिहेवियर इज़ रीइंफोर्स, कि हमेशा वो एक जैसा बार बार रिपीट हो रहा है। और जैसे कि हम लोग डेली ऑफिस जाते हैं, अगर ऑफिस जा रहे हैं डेली, चलो स्कूल जा रहे हैं, वी ग्रीट टू आवर टीचर, तो ये एक ऑकरेंस हो गया, पर्टिकुलर बिहेवियर हो गया, ये इन्फोर्स होता है। पर्टिकुलर बिहेवियर एक कॉमन बिहेवियर होता है, वी ग्रीट आवर टीचर, वी से गुड मॉर्निंग एंड तो ये ऑकरेंस होता है। और फिक्स इंटरवल शेड्यूल जो होता है, फिक्स इंटरवल आपको पता है कि अगर जैसे कि ए शेड्यूल इन विच स्पेसिफिक इंटरवल टाइम मस्ट इलैप्स बिफोर ए रिस्पॉन्स विल यील्ड इन इन्फोर्समेंट। तो अगर हम फिक्स इंटरवल की बात करें, एग्जांपल के तौर पे हमें पता है कि अगर हमें किसी से आउटपुट चाहिए, ठीक, रिस्पॉन्स हमें चाहिए, तो वो रिस्पॉन्स पर्टिकुलर टाइम के बाद ही मिलता है।
ठीक है ना, सेम टाइम पर या इंस्टेंट टाइम पर नहीं मिलता है, फिक्स इंटरवल टाइम के बाद ही वो आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब इसका एग्ज़ाम्पल हम दे सकते हैं, चलो अगर स्टेज में आप परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना, तो स्टेज में परफॉर्म कर रहे हो, शुरुआत में आपके बहुत काफ़ी नर्वस रहे, आप नर्वस होते हो शुरुआत में इन बिगिनिंग, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप रिस्पॉन्स उसे करने लगते हो पब्लिक को, क्योंकि वो अब उसको इसके लिए आपको एक टाइम लगा, फिक्स इंटरवल टाइम लगा करने के लिए उसे, मतलब उतना फ्रेंडली होने के लिए, उतना यूज टू होने के लिए आपको टाइम लगा। तो ऐसे काफ़ी जगह ऐसा होता है कि जैसे आप ट्रैवलिंग में जा रहे हो, ठीक है, आपके कोई भी को पैसेंजर्स हैं, तो उस टाइम आपको रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है, आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, काफ़ी रिज़र्व रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम कटता है तो वो एक रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है, घुलना मिलना शुरू हो जाता है, तो ग्रेजुअली रिस्पॉन्स मिलने लगता है, तो बोलते हैं ग्रेजुअली, है ना, तो धीरे 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 वो कंफर्टेबल होने लगता है। तो जब कंफर्टेबल होने लगता है तो जैसे कि अगर हम मैरिज का एक लेंगे, अगर किसी का अरेंज मैरिज हुई तो बिगनिंग में जो कपल होंगे वो ज़्यादा ओपन नहीं होंगे एक दूसरे के लिए बात करने के लिए, इट टेक टाइम, फिक्स इंटरवल मतलब एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, देन आफ्टर सम स्पेंडिंग सम टाइम सम डे, वो फिर उसका बिहेवियर है ना क्या होगा, फिक्स कुछ एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खुलने लगेगा, रिस्पॉन्स मिलने लगेगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल फिक्स इंटरवल शेड्यूल। फिर वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल की हम बात करें, वेरिएबल से शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन विच ए वेरिएबल अमाउंट ऑफ टाइम मस्ट elapse बिफोर ए रिस्पॉन्स विल यील्ड इन फॉर द वेरिएबल, यहाँ पे चेंज होता रहे टाइम, यहाँ पे फिक्स टाइम ना हो, चेंज होता रहे, तो कभी भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल गया, कभी भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो उसे बोलते हैं वेरिएबल। तो रीइंफोर्समेंट controlled mainly by the passage of time in variable interval schedule. Here, though, the period that must elapse before a response will again yield reinforcement varies. तो कभी आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, कभी आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज़ का एग्जाम्पल, इसमें प्रोवाइडेड बाई एम्प्लॉयज़ भी हु सुपरवाइजर चेक्स देयर वर्क एट irregular interval because the employees never know when such check will occur, so they must perform in consistent manner in order to obtain positive outcomes such as praise or avoid negative ones such as criticism। तो अब जैसा हमारे सुपरवाइज़र हैं, तो कभी हमसे वी आर बीइंग एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स, तो हमें कभी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, कभी अच्छा रिस्पॉन्स उनसे नहीं मिलता है, अगर वो इरेगुलर चेक कर रहे हैं, बीच में कभी भी आ गए, अब हम काम कर रहे थे, बीच में हम 5 मिनट के हम रेस्ट करने लगे, इत्तेफाक से उसी टाइम आ गया सुपरवाइज़र, उसे भी करे ये तो बैठा हुआ है, इज नॉट वर्किंग वॉट, तो वो एक वहाँ पर वेरिएबल वेरीज करेगा बिहेवियर। अब कई बार बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो पर्टिकुलर टाइम पर, किसी पर्टिकुलर आवर्स में, उसी टाइम सुपरवाइज़र आ गया तो उसने आपको प्रेस कर दिया, तो वेरिएबल हो गया, ये चेंज होते रहना। हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप होते हैं पार्टनर्स के, वो बेस्ट एग्जांपल होता है वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल का, क्योंकि बिहेवियर चेंज होता है मूड के हिसाब से। एक फिक्स रेशियो शेड्यूल भी होता है, फिक्स इंडिविजुअल आर पेड पीस पर बेसिस इन विच फिक्स अमाउंट इज पेड ईच आइटम प्रोड्यूस आर ऑपरेटिंग अकॉर्डिंग टू द फिक्स रेशियो शेड्यूल। तो जैसे कि आपको तो बोला कि इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करो, अगर आप उतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस कर ले रहे हैं उस टाइम पर, तो वो हम कह सकते हैं फिक्स फिक्स रेशियो शेड्यूल, ठीक है। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, यहाँ पे वो रेशियो भी चेंज होता रहता है, कभी आप कम क्वांटिटी प्रोड्यूस कर पा रहे हो, कभी ज़्यादा, कभी आप कम होमवर्क कर रहे हो, कभी ज़्यादा होमवर्क अच्छा होमवर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे हो जाएगा वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, ठीक है। तो सवाल ये था सर, ये जो हमने पढ़ा है इतने सारे शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो रीइंफोर्समेंट का मतलब जो हमारी चाहत है, हमारा डिज़ायरेबल टू डू समथिंग, और बिहेवियर दिल से जो हमारे खुद से आ रहा है, अपने डिज़ायर से, अपनी इच्छा से,
तो शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में हमने यही पढ़ा कि कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, फिक्स इंटरवल शेड्यूल, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, फिक्स रेशियो शेड्यूल, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। तो कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट में हमने ये पढ़ा कंटिन्यूसली आप सेम टाइप का बिहेव कर रहे हैं, सेम रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, कंटिन्यूसली सेम रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कोई इंसान है वेरी वेरी मतलब बाय नेचर इज ऑलवेज इन एंग्री मूड, तो उसे बाय नेचर इज़ ऑलवेज, जैसे कोई दुकानदार होता है वो हमेशा चिड़ा रहता है, समटाइम हम लोग को एक्सपीरियंस होता होगा, कोई टीचर है हमेशा इरिटेट रहते हैं, उनका नेचर वैसा है। तो हम बोल सकते हैं कंटिन्यूस उनका जो ये है कंटिन्यूस इन्फोर्समेंट शेड्यूल है वो। फिक्स इंटरवल में जहाँ पे फिक्स इंटरवल शेड्यूल में जहाँ पे फिक्स एक टाइम ये है, कोई पर्टिकुलर टाइम है कि जैसे हमने होमवर्क नहीं किया तो हमारे टीचर उस टाइम गुस्सा हो जाएंगे, तो ये फिक्स है कि जब जब हम वर्क नहीं कर रहे हैं, जब जब क्या हो रहा है हमारे टीचर हम पे गुस्सा कर रहे हैं, तो फिक्स हो गया ना। और वेरिएबल पे ये होता है कभी आप होमवर्क कर रहे हो तो भी खुश नहीं है, कभी होमवर्क नहीं कर रहे हो तो खुश भी है। तो ऐसा भी होता है, कभी कभी आप देखते हो स्कूल में कि टीचर अच्छे मूड में है, होमवर्क नहीं भी किया बट स्टिल ही इज़ हैप्पी और नॉट गिविंग एनी पनिशमेंट। तो ये चीज़ होती है। बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस पूरे टॉपिक को सीखा है कि बिहेवियर चेंज होता रहता है और इस फॉर्म में चेंज होता रहता है। आजकल तो जब से सोशल मीडिया आया, खासकर इन गर्ल्स, सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, उनको मूड स्विंग की बहुत दिक्कत होने लगी। पहले इतना नहीं होता तब तो, क्योंकि एक ज़माना चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, सोशल मीडिया आ गया, वो भी एक इन्फ्लुएंस है उससे, तो वो इन्फ्लुएंस में ये चीज़ हो रही है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग। यहाँ कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव देखेंगे। कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव का मतलब कि मेंटली हाउ ब्रेन इज़ थिंकिंग, ठीक है। तो ये नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में करेंगे।